नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े कुछ खुफिया दस्तावेज केंद्र सरकार कल सार्वजनिक करने वाली है। दोपहर 12:30 बजे ये दस्तावेज सार्वजनिक हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ट्वीट करके ये कहा था, आपको याद होगा, कि ये दस्तावेज नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन यानी 23 जनवरी को सार्वजनिक किए जाएंगे। प्रधानमंत्री का कहना था कि इतिहास की धरोहर को दस्तावेज में समेट कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन बंगाल चुनाव के मद्देनजर इस पर राजनीति शुरू हो गई है। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार भी कुछ दस्तावेज सार्वजनिक कर चुकी है। नेताजी की फाइलों के रहस्य और उसके तिलिस्म पर हम करेंगे बात। नेताजी का परिवार होगा हमारे साथ, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जिन सपूतों को अग्रिम पंक्ति में याद किया जाता है, उनमें सुभाष चंद्र बोस प्रमुख हैं। नेताजी की बात चलती है तो आज भी 3 वजहों से उन्हें याद किया जाता है। पहला, उनकी बहादुरी, दूसरा, आजाद हिंद फौज के नेतृत्व, और तीसरा, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं गांधी और नेहरू से उनके मतभेद के लिए। लेकिन इन सब के साथ एक चौथा मुद्दा भी है, जिसकी वजह से नेताजी की चर्चा कभी खत्म नहीं हुई। यह है उनकी मौत से जुड़ा रहस्य। कुछ कही सुनी बातें, कुछ मिथक और कुछ कहानियां, जैसा कि दुनिया के नायकों के साथ होता है। लेकिन अब नेताजी से जुड़े सच यानी तथ्य को सामने लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। नेताजी से जुड़ी चीजों को खुफिया दस्तावेज में कैद कर क्यों रखा गया, इस बारे में कई तरह की दलीलें दी जाती हैं। बीते साल पीएम ने कहा था कि नेताजी के जन्मदिन पर फाइलें सार्वजनिक होंगी। कल वो डिक्लासिफिकेशन नेताजी के मृत्यु के ऊपर शुरू हो जाएगा, वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा, सच्चाई सामने आने लगेगी और देश को की जनता जो जानना चाहती है उसको पता चलेगा। मगर ये एक बात सही है कि देश खुश होएगा, मगर कांग्रेस कल से बेचैन शुरू हो जाएगी। नेताजी से जुड़ी खुफिया फाइलों में सबसे पहले पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने बीते साल सितंबर में सार्वजनिक किया था। 12,744 पन्नों वाली 64 फाइलों को राज्य सरकार ने सार्वजनिक कर आगे की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर डाल दी। नेताजी से जुड़ी केंद्र सरकार के पास 135 खुफिया फाइलें हैं। केंद्र सरकार के पास मौजूद फाइलें उनकी मौत से जुड़ी हैं। इन फाइलों में नेताजी के सोवियत रूस, जापान से रिश्तों का ब्यौरा है। इनमें हिटलर से नेताजी के रिश्तों का भी ब्यौरा है। इन फाइलों को लंबे समय तक गोपनीय रखने की एक और वजह है, भारत की आजादी के बाद भी नेताजी को लेकर दुनिया भर से संवाद होते रहे। कहा जा रहा है कि पंडित नेहरू ने बतौर प्रधानमंत्री दूसरे देशों और खासतौर पर ब्रिटेन से नेताजी के बारे में क्या बातचीत की, वो भी खुफिया फाइलों में दर्ज है। कांग्रेस को डर है कि मोदी सरकार शायद उन चुनिंदा फाइलों को ही सार्वजनिक करे, जिससे पंडित नेहरू और कांग्रेस सरकार की छवि खराब हो। नेताजी से जुड़े सारे दस्तावेज को वो सार्वजनिक करेंगे तो फिर उनको पूरी तरह से हर चीज को सार्वजनिक करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। नेताजी को लेकर वहां की जनता की भावना को समझा जा सकता है। विपक्ष के बड़े तबके का दावा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। सिर्फ आप रहस्य और आडंबर की भाषा में अगर बात करते हैं तो स्मृति के साथ आप न सिर्फ स्मृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, बल्कि इतिहास के पन्नों को मैं समझता हूं कि फाड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, नया गढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। Not with the aim of politicizing his life, but because the people of India want to know details about a leader of this importance. नेताजी की फाइलों के सार्वजनिक होने से ठीक पहले उनकी जिंदगी से जुड़ा एक रहस्य सामने आया है। ब्रिटेन की एक वेबसाइट ने दावा किया है कि नेताजी की मौत ताइवान के एक एयरपोर्ट पर 18 अगस्त 1945 को हुई थी। जिस एयरक्राफ्ट से नेताजी जापान जा रहे थे वो क्रैश हो गया, जिससे नेताजी बुरी तरह जल गए थे। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। इसके लिए वेबसाइट ने सेना और अस्पताल के कुछ दस्तावेज भी पेश किए हैं। देखना यह है कि इन फाइलों में कौन सा रहस्य कैद है और कौन सा तिलिस्म टूटेगा। एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7। नेताजी से जुड़े दस्तावेज केंद्र सरकार सार्वजनिक करेगी। इस मुद्दे पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि नेताजी की शख्सियत इतनी बड़ी है और देश को आगे बढ़ना है तो पूरा सच देश के सामने होना चाहिए। ये बात दशकों से कही जा रही है, लेकिन सवाल क्या क्या खड़े होते हैं। सबसे पहले, क्या दस्तावेजों से नेताजी की मौत का पूरा सच सामने आएगा? नेताजी के बारे में ब्रिटिश सरकार को दी गई सूचना सार्वजनिक होगी या नहीं होगी?
तीसरा, नेताजी से जुड़े तथ्यों को क्यों छिपाया जा रहा था? चौथा सवाल, क्या सियासी फायदे के लिए नेताजी की फाइल को गोपनीय रखा गया? पांचवा सवाल, क्या चुनावी फायदे के लिए नेताजी की फाइल को सार्वजनिक किया जा रहा है? टूटती सांसें, आखिरी पैगाम। जी हां, कुछ और भी जानकारियां हाल के दिनों में सामने आई हैं और ये भी बेहद जरूरी हैं, और ये आ रही हैं ब्रिटेन के एक वेबसाइट से। ये देखना भी जरूरी है, लेकिन आगे इस पर बात करेंगे और रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता देवव्रत विश्वास जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस वक्त आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पूरा सच सामने आएगा ऐसी बात कही जा रही है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ फाइलें हो सकता है सामने आए और कुछ ना आए, यानी कि सिलेक्टिव ट्रूथ सामने आए? देखिए आकाश जी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैंने अभी सिद्धार्थ सिंह जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कितनी राजनीतिक रंग लाने की कोशिश की है। मैं उनको आपके चैनल पर भी सुन रहा था। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कहा है कि जो भी फाइल्स हैं वो सब तरीके से उसको आप डिस्क्लोज कीजिए, और मैं ये बात दोहराना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए कि देखिए, अंत में सच्चाई क्या है। सच्चाई यही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, पंडित नेहरू हुए, ये सब स्वतंत्रता के सेनानी थे और इन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर यदि राजनीति कोई भी कर रहा है तो मेरा तो पूरा विश्वास है कि देखिए, ये मतभेद या जो भी लोग कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक साजिश है, एक षड्यंत्र है, क्योंकि उनके पास कोई कुछ है नहीं, उनके पास कोई इतिहास है नहीं। आपको याद होगा कि वो अंबेडकर को भी बाबा साहब अंबेडकर का नाम वो उठाना चाहते थे, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से रोहित का वहाँ हैदराबाद में उनकी मृत्यु के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये सरदार पटेल का नाम उठाना चाहते हैं, लेकिन ये बताते नहीं है भारत के लोग कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगाई, क्योंकि सरदार पटेल को विश्वास था कि आरएसएस की जिस तरीके का उन्होंने वातावरण या माहौल किया था, उसी कारण गांधी जी की हत्या की गई। संजय, आपका पक्ष मैंने समझा, लेकिन देवव्रत विश्वास, आपके पास भी मैं आना चाहता हूं। इसमें कोई शक नहीं कि गांधी नेहरू के समकक्ष कोई खड़ा हो सके, ऐसे नेताओं में अगर नाम लेना चाहें तो नेताजी का नाम बहुत बड़ा नाम है, और शायद यही कारण है कि बीजेपी लंबे समय से ये कोशिश भी करती रही कि वो नेताजी के साथ ज्यादा अपने आप को जोड़कर दिखाए। क्या आपको ऐसा लगता है वाकई कि कांग्रेस ने इस तरह से पूरे मामले को हैंडल किया कि नेताजी जिस तरह का भारत चाहते थे उस तरफ आगे सियासी लड़ाई बहुत ज्यादा नहीं जा पाए? क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, हम एक बात जरूर बोलेंगे कि कांग्रेस पार्टी जिसका प्रेसिडेंट थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये क्या कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदारी नहीं था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में सारे दलील और दस्तावेज जो है उसको सामने ले आना, उनकी देश की पुनर्गठन के लिए उनकी जो परिकल्पना था उसको सामने ले आना, और देश आजाद जो हुआ, ये सबको ही आज मानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का जो लड़ाई, दिल्ली चलो का जो पुकार, इससे अंग्रेज हुकूमत हमारे देश से गया। लेकिन आज तक आजाद हिंद फौज का इतिहास हमारे सामने नहीं आया, उनकी लड़ाई का इतिहास हमारे सामने नहीं आया। इसीलिए हम लोग बार बार ये मांग करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संपर्कित दलील और दस्तावेज जो सरकार के पास है, सरकार के हर दफ्तर के पास है, वो सामने आए। कांग्रेस उसको, नेताजी को दबाने का भरपूर कोशिश किया इस बीच में। दूसरा पार्टी राजनीति कर सकता है जी, लेकिन मेरा यह आरोप है कांग्रेस के ऊपर, जे कांग्रेस अपना प्रेसिडेंट का उसकी इतिहास को क्यों दबाने चाहते हैं। देवव्रत जी, आपका सवाल एकदम सीधा है। संजय झा, साथ ही साथ अभी यहां पर बीजेपी के नेता नहीं है, लेकिन लगातार कहते रहे हैं कि आपने इतने दशकों का समय क्यों लगाया, उसके बावजूद आपने ये फाइल्स डिक्लासिफाई नहीं की। आप कौन सी चीज थी जिसको छिपाना चाह रहे थे?
देखिए आकाश जी, मैं विश्वास जी को सुन रहा था। मैं उनका जो भी वो आरोप लगा रहे हैं उसका मैं खंडन करता हूं। ये बिल्कुल गलत है। मैं उसको कड़ी तरीके से उनका निंदा करता हूं। देखिए ये ना भूलें कि अंत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। वो कांग्रेस पार्टी में सालों तक थे। देखिए ये जब भी क्या भारत का सिलेक्टिव उस समय हिस्ट्री है आजादी का देवव्रत विश्वास जी? संघर्ष हो रहा था, नहीं, क्या अन्याय नहीं हुआ कांग्रेस के अंदर? ये इतिहास जानकारी होना नेताजी के चाहिए साथ? कि कांग्रेस से उनको बहिष्कार किया गया था जब त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टभी सिद्धरामैया को हराए थे। मुझे खत्म करने दीजिए। हाँ, मुझे खत्म करने दीजिए। लेकिन इस बात भारत से और आगे बढ़े ना, के लिए पट्टाभी सीतारामैया जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे उनको हराया था और इसीलिए नेहरू जी वहां पर डर गए थे और उसके बाद से स्थिति ऐसी बनाई गई कि नेताजी को उस कांग्रेस में जगह नहीं मिली आगे। मैं उस देखिए, यदि आप कांग्रेस ने बहिष्कार किए जाना थे चाहते हैं उनको। तो उसके बारे में हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट, आप महत्वपूर्ण मुद्दा उस पर गौर कीजिए। सबसे पहले कि जब भारत आजादी के संघर्ष के समय आकाश जी हम लोग लड़ रहे थे जी। तो अब ये आपको मैं प्रश्न पूछना चाहूंगा, विश्वास जी भी इसका जवाब दें कि देश संघर्ष कर रहा था आजादी के लिए। हमारे पास अंग्रेज हमारे विरुद्ध थे, सब जानते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था। उस समय हमारे दिग्गज नेता लोग जैसे नेताजी खुद हुए, पंडित नेहरू हुए, महात्मा गांधी जी हुए, सरदार पटेल हुए, इन सब लोगों में यदि किसी का नजरिया कुछ और हो, किसी का सोच कुछ और हो, तो उसको मतभेद नहीं कहते हैं। ये समझना चाहिए कि ये लोग सब, इनके पास तजुर्बा था, ये लोग सब देश के लिए जान देने के लिए तैयार थे। आपको मालूम है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय नेहरू जी जेल में सालों साल जवाब देना चाहेंगे क्या? तो मामला यहाँ पर वाकई इतना इसको एक सिंपल था? राजनीतिक ट्विस्ट देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसको पॉलिटिक्स लाना बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये जो विश्वास जी जो कह रहे हैं, इनको यहाँ पर समझना चाहिए। विश्वास जी, मैं तो एक स्टेप आगे जाना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चाहते हैं- डिक्लासिफिकेशन से हम कौन से चाहते सच हैं सामने आ सकते हैं? देवव्रत जी, आज तक सुभाष का जो योगदान, ये इतिहास को सामने क्यों नहीं आया? ये मेरा सवाल है, इसको सामने क्यों नहीं आया? आजाद हिंद फौज की जो इतिहास और कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो पायोनियर ऑफ इंडियन नेशनल प्लानिंग थे, उसको इतिहास में क्यों नहीं स्थान दिया गया? तो ये सारे लोग जानते हैं आज कि सुभाष चंद्र बोस की उसको दबाने का भरपूर कोशिश किया। लेकिन अभी सवाल जो आया है जिस विषय पर कि फाइल्स रिलेटेड टू नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिसअपियरेंस एंड हिज कंट्रीब्यूशन, ये सब सामने आए। थोड़ा सा आप दोनों को ये तो रोक सामने रहा आना हूं चाहिए क्योंकि ना। कुछ और जानकारियां ब्रिटेन से भी आ रही है डिक्लासिफिकेशन से ठीक पहले। 23 जनवरी को यानी कल केंद्र सरकार नेताजी की मौत की पहेली सुलझाने के लिए गुप्त रखी गई फाइलें जनता के सामने रख देगी। उससे पहले ब्रिटेन के वेबसाइट ने कुछ गवाहियां सामने रखी हैं। 5 गवाहों में 1945 में ताइवान के एक अस्पताल में काम करने वाले 2 डॉक्टर शामिल हैं। इन गवाहों में उसी अस्पताल की एक नर्स और नेताजी की बातों का अनुवाद करने वाला एक दुभाषा भी शामिल है। लेकिन सबसे अहम गवाही दी है नेताजी के उस सहयोगी ने जो उनके साथ उस अभागी फ्लाइट के अंदर सवार था। देखिए, 71 साल पुराना नेताजी से जुड़ा गहरा तिलिस्म और उससे जुड़ी ये विशेष रिपोर्ट, और हम आशा ये कर रहे हैं कि 24 घंटे से भी कम समय में पूरा सच सामने होगा। गौर से देखिए, इतिहास में कैद 2 तारीखें 18 अगस्त 1945 और 23 जनवरी 2016। 18 अगस्त 1945 यानी वो दिन जब ताइपे के करीब एक विमान आसमान से जमीन पर आ गिरा। वो जल उठा और उसमें सवार कई लोग मारे गए या बुरी तरह जख्मी हुए। कहा जाता है उसी अभागे विमान में सवार थे आजाद हिंद फौज के सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी 2016 यानी वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वादा पूरा करेंगे। ये देश इस आजादी के सेनानी की रहस्यमय मौत से जुड़े तमाम राज जनता के सामने खोल देगा। लेकिन ये राज 81 सालों तक जैसे कैद रहा। 71 सालों तक जैसे कैद रहा। 71 सालों का फासला भी एक देश प्रेमी की यादों को धुंधला ना पाया। आज भी ये देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ऋणी है। भगत सिंह के अलावा ये इकलौता आजादी का ऐसा सेनानी था जिसने अंग्रेजों को बंदूकों के सहारे जंग के मैदान में मात देने का जुनून रखा। लेकिन क्या विडंबना है, 71 सालों तक चले इस रहस्य में आज भी सुभाष चंद्र बोस कहीं न कहीं कैद हैं।
क्या उन्हें 23 जनवरी को आजादी मिल जाएगी? क्या देश जान सकेगा उनकी मौत का असली रहस्य? लंदन की एक वेबसाइट की माने तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य पहले ही सुलझा लिया है। 5 गवाहों की बदौलत bosfiles.info का दावा है कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में ही हुई थी, लेकिन मरने से पहले वो ताइपे के नैनमॉन अस्पताल में हिंदुस्तान के लिए एक खास संदेश छोड़ गए थे। अपनी मौत से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका अंत करीब है और मैं ये संदेश उनके देशवासियों तक पहुंचा दूं। संदेश ये कि मैं अपने अंतिम पल तक देश की आजादी के लिए लड़ा और अब मैं उसी आजादी की खातिर अपनी जान दे रहा हूं। हे देशवासियों, तुम आजादी की जंग जारी रखना। भारत को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आजाद हिंद जिंदाबाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी पर सालों से बहस होती रही है और नेताजी के परिवार वाले किसी साजिश की बात कहते रहे, उनके राजनीतिक दुश्मनों की किसी साजिश की ओर इशारा करते रहे, लेकिन लगातार किसी प्लेन क्रैश की बात भी कही जाती रही है। लेकिन अब लंदन की एक वेबसाइट ने इसी थ्योरी को सही माना है। सुना आपने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहने वाले नेताजी शायद अपने अंतिम लम्हे भी देश की आजादी के लिए ही फिक्रमंद थे। लंदन की वेबसाइट ने 5 गवाहों के हवाले से नेताजी की रहस्यमय गुमशुदगी को सुलझाने का दावा किया है। ये 5 गवाह हैं नेताजी के एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान खान, नेताजी का इलाज का दावा करने वाला डॉक्टर तनियोशी योशिमी, नेताजी का इलाज करने वाला दूसरा डॉक्टर सुरुता, नेताजी की बातों का अनुवाद करने वाला दुभाषिया नानामुरा और नेताजी का इलाज करने वाली नर्स शान पीशा। इन 5 गवाहियों को अगर सच माना जाए तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश में बुरी तरह जख्मी हुए थे। उन्हें बुरी तरह जख्मी हालत में ही ताइवान के नैनमॉन मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया। 5 में से 4 गवाहों ने नेताजी को इसी अस्पताल में देखा। लंदन की वेबसाइट ने बयान जारी कर साफ कहा है कि 18 अगस्त 1945 का दिन ही वो शोक दिवस था जब नेताजी ने उसी अस्पताल के बिस्तर पर दम तोड़ दिया। 5 गवाह यही कह रहे हैं कि बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 की रात में हो गई थी। वेबसाइट के मुताबिक नेताजी की मौत का सबसे करीबी गवाह था उनका एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान खान, वो इंसान जो नेताजी के साथ उसी अभागे प्लेन में सवार था। कर्नल ने हादसे के 6 दिन बाद यानी 24 अगस्त 1945 को एक लिखित बयान दिया था। फिर से देखिए वो बयान। अपनी मौत से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका अंत करीब है और मैं ये संदेश उनके देशवासियों तक पहुंचा दूं। संदेश ये कि मैं अपने अंतिम पल तक देश की आजादी के लिए लड़ा और अब मैं उसी आजादी की खातिर अपनी जान दे रहा हूं। हे देशवासियों, तुम आजादी की जंग जारी रखना। भारत को आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आजाद हिंद जिंदाबाद। लेकिन पहली बार 5 गवाहों के नाम सामने आए हैं और सभी इसी प्लेन क्रैश की बातें कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत के लिए नेताजी का अंतिम संदेश देने वाले उनके सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान आजादी के बाद पाकिस्तान चले गए और वहीं बस गए। लंदन की ये वेबसाइट जैसे नेताजी की मौत के कुछ घंटों की पूरी रूपरेखा खींचती है। अपने मुल्क हिंदुस्तान से सैकड़ों मील दूर ताइपे के एक सैनिक अस्पताल में उसके बिस्तर पर पूरी तरह जली हुई हालत में पड़े नेताजी। जख्मों की अपार पीड़ा के बीच भी शायद मुल्क का ही अक्स उनके दिमाग में घूम रहा था। वेबसाइट नेताजी के अंतिम वक्त में उनका इलाज करने वाले डॉक्टर के माध्यम से नेताजी के अंतिम शब्द भी बताती है। लग रहा है जैसे खून मेरे सिर की ओर दौड़ रहा है। मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। लंदन के वरिष्ठ पत्रकार आशीष रे ने वेबसाइट के जरिए नेताजी के डॉक्टर तनियोशी योशिमी के इंटरव्यू का हवाला दिया है। इस डॉक्टर ने ये कथित इंटरव्यू 1995 को दिया था। डॉक्टर का कहना था कि उसे कहा गया था कि इस इंसान को किसी भी कीमत पर मरने नहीं देना है, इसकी जिंदगी बचानी ही होगी। नानोमिया नाम के एक लेफ्टिनेंट ने मुझे बताया कि ये मिस्टर चंद्र बोस हैं। ये अहम शख्सियत हैं और मुझे किसी भी कीमत पर उनकी जान बचानी होगी। तभी मुझे पता चला कि आखिर वे बोस कौन थे। लेकिन नेताजी का शरीर प्लेन क्रैश में बुरी तरह जल चुका था। उनके बचने की उम्मीद वक्त के साथ घटती जा रही थी। उन्हीं लम्हों को याद करता है ये डॉक्टर, जिसने साहस जुटाकर नेताजी से एक सवाल पूछा। मुझे लगा कि वे अब शायद ही बचें, तो मैंने उनसे पूछा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। बोस ने जवाब दिया, मुझे लग रहा है कि जैसे खून मेरे सिर की ओर दौड़ रहा है। मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूँ। नेताजी के साथ आखिर क्या हुआ था? उनका विमान आखिर कैसे क्रैश हो गया?
ये रहस्य अब भी नहीं सुलझ पाया है। लेकिन नेताजी के एडीसी और इस क्रैश में भी बच जाने वाले कर्नल हबीबुर रहमान की माने तो उन्होंने विमान के बाहर कोई धमाका सुना था। तो क्या नेताजी के प्लेन को किसी दुश्मन ने मार गिराया था? शायद इस सवाल का जवाब कभी भी ना मिल पाए कि नेताजी का प्लेन क्रैश आखिर कैसे हुआ। क्या मार गिराया गया या फिर किसी तकनीकी खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। लेकिन कर्नल हबीबुर रहमान के मुताबिक हादसे के बाद भी वो दोनों जिंदा थे और उन्होंने ही नेताजी को प्लेन के अगले हिस्से से बाहर निकल जाने की सलाह दी थी। लेकिन प्लेन के अगले हिस्से में तो आग लगी हुई थी। चश्मदीद के बयान को सच माना जाए तो नेताजी और कर्नल जलते विमान से बाहर निकलने के लिए आग के बीच दौड़ते हुए बाहर निकले और जमीन पर जा गिरे। कर्नल का कहना है कि उसने देखा कि नेताजी के कपड़ों में आग लगी हुई थी। किसी तरह आग बुझाई गई, लेकिन तब तक नेताजी का जिस्म काफी जल चुका था और उनके माथे पर एक बड़ा और गहरा जख्म आ चुका था। इस बात की तस्दीक नेताजी के इलाज का दावा करने वाले दोनों डॉक्टर भी करते हैं। जब उन्हें बिस्तर पर लिटाया गया तो मैंने खुद उनके जख्म साफ किए, मरहम लगाया और पट्टी की। वो बुरी तरह जली हुई हालत में लाए गए थे। खास तौर पर उनका सिर, सीना और जांघें बुरी तरह झुलसी हुई थीं। सिर पर नाम मात्र के बाल बचे थे और उन्हें पहचान पाना आसान नहीं था। नेताजी होश और बेहोश के बीच में झूल रहे थे। अस्पताल में काम करने वाले ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी, इसीलिए तुरंत ही एक दुभाषिए को दौड़ाया गया। डॉक्टर के बयान के मुताबिक वो दुभाषिया भी नेताजी को पहचानता था। वो पहले भी उनके लिए काम कर चुका था। वो दुभाषिया भी नेताजी की मौत का एक गवाह बना। वो अंग्रेजी में ही बात करते थे, इसीलिए एक द्विभाषी की मांग की गई। नानामुरा नाम का एक द्विभाषी तुरंत ही सरकार की तरफ से भेजा गया। उसने मुझे बताया कि वो पहले भी कई बार सुभाष चंद्र बोस के लिए अनुवादक का काम कर चुका था। उसे पक्का यकीन था कि वो जिस व्यक्ति के सामने खड़ा था वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। इन तमाम बातों से साफ है कि इस वक्त मिलिट्री अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि ये जंग का माहौल था। यहाँ तमाम घायलों के बीच लेकिन एक मरीज बेहद खास था। जिस तरह की हालत उसकी थी, उससे ये लग रहा था कि इसे बचाया जाना बेहद मुश्किल है। लेकिन नेताजी के परिवार वाले प्लेन क्रैश में नेताजी की मौत की बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। लेकिन अब लंदन की इसी वेबसाइट ने नेताजी की पल पल की रिपोर्ट तैयार करने का दावा किया है। 18 अगस्त 1945 का वो दिन बीत रहा था। सूरज ढल रहा था, अंधेरा फैल रहा था। इसी के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उस वीर सिपाही की आंखें भी मूंदने लगी थी और वो अगला सूरज नहीं देख पाया। उनके निधन के वक्त और दिन की तस्दीक 3 गवाहों ने की, 2 डॉक्टर और एक नर्स। चौथे पहर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, सांसें टूटने लगी और वो नीम बेहोशी में चले गए। बीच बीच में बुदबुदाते वो कोमा में चले गए थे। वो दोबारा होश में लौट न सके। रात के करीब 11 बजे उनका निधन हो गया। बोस ने उससे अंग्रेजी में पूछा कि क्या वो उनके साथ पूरी रात वहीं बैठ सकता है, लेकिन शाम 7 बजे के बाद उनकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने एक बार फिर उन्हें इंजेक्शन दिया, लेकिन वो कोमा में चले गए और कुछ ही वक्त बाद उनका निधन हो गया। उनका यही निधन हुआ था, मैं उनके साथ ही थी। सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को चल बसे थे। मैं एक नर्स हूँ और मैंने उनकी अंतिम सांस तक उनकी देखभाल की। मुझे कहा गया था कि मैं उनके शरीर पर ऑलिव ऑयल का लेप करूं। मैंने ऐसा ही किया। जब भी उन्हें बीच बीच में होश आता, उन्हें प्यास लगती, वो पानी मांगते, मैंने उन्हें कई बार पानी पिलाया। हाँ, मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि उनका निधन हो गया था और मैं ये साबित कर भी सकती हूँ। जाहिर लंदन की वेबसाइट दावा कर रही है कि नेताजी की मौत का राज अब राज नहीं रहा, लेकिन वेबसाइट के मुताबिक कई तथ्य उनकी जिंदगी के अब भी आने बाकी हैं। ऐसे तथ्य जो इस मौत की कथा में शायद आने वाले दिनों में कई नए अध्याय जोड़ें। इंतजार 23 जनवरी का है, जब भारत सरकार नेताजी की मौत की खुफिया फाइलें जनता के लिए खोल देगी। देखना ये होगा कि तब इस वेबसाइट की ये कहानी कहां ठहरती है। जो भी हो, नेताजी के अंतिम लफ्ज अगर सच्चे थे तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में वो लफ्ज गूंजेंगे। वो लफ्ज जिसमें सेनानी का जज्बा था, जुनून था और अपने देश को बेड़ियों से आजाद करवाने का एक बड़ा स्वप्न भी था। अपनी मौत से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि उनका अंत करीब है और मैं ये संदेश उनके देशवासियों तक पहुंचा दूं। संदेश ये कि मैं अपने अंतिम पल तक देश की आज़ादी के लिए लड़ा और अब मैं उसी आज़ादी की खातिर अपनी जान दे रहा हूं। हे देशवासियों, तुम आज़ादी की जंग जारी रखना। भारत को आज़ाद होने से कोई नहीं रोक सकता। आज़ाद हिंद जिंदाबाद।
सच तो फाइल्स के डिक्लासिफिकेशन के बाद ही सामने आएगा, इसलिए देवव्रत विश्वास मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान रखना है जब ये फाइल्स डिक्लासिफाई होती हैं। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सारे फाइल डिक्लासिफाई हो और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नियुक्त किया जाए जिसमें हिस्टोरियन, रिसर्च स्कॉलर रहेंगे और सारे विषय पर देखा जाए। अभी आपने जो बात हमको सुनाए आशीष राय का जो वेबसाइट का जी, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुखर्जी कमीशन बैठाए थे। 6 साल मुखर्जी कमीशन काम किया, उनके सामने कोई नहीं आया और मुखर्जी ने ताइपेई गए थे जी, वहां से सबूत लेकर के आया कि 18 अगस्त 1945 कोई विमान हादसा नहीं हुआ। खोसला कमीशन, शहनाज कमेटी आया, आज जो बात लंदन से आ रहा है ये सब सबूत उसमें भी नहीं है। और कर्नल हबीबुर रहमान, बिल्कुल आपसे बात आगे भी होती रहेगी। फिलहाल मेरे पास वक्त समाप्त हो रहा है, लेकिन इंतजार इसी का है। कल दोपहर 12:30 बजे फाइल्स डिक्लासिफाई होती हैं, तो सारी फाइल्स डिक्लासिफाई होती हैं या नहीं, पूरा सच नेताजी का सामने आता है नहीं। देवव्रत विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद।